लाशऊरी तौर पर ही सही, वो उसकी सोचों का महवर जुरेज शाह ही था। वो इतना सब होने के बावजूद भी दिल को रोक नहीं पाई थी उसे सोचने से। चुपके चुपके उसे चाहने थे। कैसा हरजाई था वो और कैसा बेवफा था उसका अपना दिल जो उसके सीने में धड़कता था, मगर उस संग दिल के लिए। मिनल, तुम खुश तो हो ना? ईशल ने दूर खलाओं में उसे देखते ख्यालों में डूबे बैठा उसका हाथ थामकर फिक्रमंदी से पूछा। तुमने ये क्यों पूछा? सवाल के जवाब में सवाल आया। जहन जल्दी से जुमले तरतीब देने लगा, क्योंकि जुरेज ने सख्ती से कहा था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और इसी में ही सबकी भलाई और उनका भरम भी था। हम सब जानते हैं जुरेज भाई इस शादी के लिए एग्री नहीं थे, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुम परेशान मत हो, सब ठीक है। हाँ, वो पहले राज़ी नहीं थे, मगर अब जब हम एक रिश्ते में हैं तो अब मेरे साथ बहुत अच्छे हो गए हैं। जाने वो खुश होने की एक्टिंग ठीक से कर भी पा रही थी या नहीं, मगर ये बहुत मुश्किल था। जिनसे आपने कभी कुछ ना छुपाया उनसे झूठ बोलना कितना मुश्किल होता है ना। अल्लाह करे ऐसा ही हो, तुम हमेशा खुश रहो। वैसे भी तुम इतनी प्यारी हो। जुरेज भाई भला कब तक भागते तुमसे? आखिर में उसका लहजा कुछ शोखी लिए हुए था। ना चाहते हुए भी वो झेंप गई। तुम दोबारा कॉलेज स्टार्ट करोगी या घर पर ही तैयारी करोगी? पता नहीं, फिलहाल तो जो नोट्स लाई थी वो देखती हूँ, काफ़ी हर्ज हो गया। बाकी रेगुलर कॉलेज जाने के बारे में आज सुरेश से बात करूँगी। एक तो ये बड़ा मसला है, शादी के बाद हर बात के लिए शोर साहिबान की परमिशन लाजिम व मलजूम होती है। ईशल ने मुंह बनाया। बहुत जल्द तुम्हें भी इसकी ज़रूरत हुआ करेगी, अभी से तैयारी कर लो। मिनल ने उसे छेड़ा तो उसके चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कान बिखरी। मेरे मिस्टर बहुत कूल पर्सनालिटी रखते हैं, और वैसे भी मुझे आदत नहीं, अपनी मर्ज़ी करती हूँ मैं और अपनी मर्ज़ी ही करूँगी बाद में भी। कितनी बुरी हो तुम। मेरे भोले भाले भाई को ज़रा अहमियत देने को तैयार नहीं। मिनल ने उसे आंखें दिखाई। तुम्हारे भाई ने कभी कोशिश ही नहीं की अहमियत हासिल करने की, तो मैं क्या कर सकती हूँ? उनको पता है आगे चलकर तुम्हें भी बर्दाश्त करना है। चलो अभी जो आज़ादी के दिन हैं उन्हें सुकून से गुजार लें। और वैसे भी तुम जानती हो भाई को, वो मंगनी वगैरह को ख़ास अहमियत नहीं देते। हाँ, तुम्हारे भाई का सारा काम तो कागजी कार्रवाइयों से जुड़ा है, वो तो स्टाम्प पेपर को अहमियत देता है। ज़बानी कलामी बात उसकी नज़र में शायद कोई वैल्यू नहीं रखती। तो चलो मैरिज सर्टिफिकेट निकलवा ले भला, मैंने कब रोका है? हाय, ये आलम बेताबी का। मेरा बेचारा भाई तो गया काम से। मिनल ने उसे गुदगुदाया तो वो खिलखिला कर हंस दी। ये जिन्नाती कह के बाद में लगा लेना, पहले छोटी मम्मी की बात सुन लो। दिलशेर पैगाम पहुंचाकर बिना रुके ग्लासेस आंखों पर लगाए आगे बढ़ गया। मिनल, अगर मुझे एक बंदे का कत्ल माफ़ हो तो कसम से इस बंदे का कत्ल कर दूंगी मैं। उसने यूं दांत पीसे जैसे उसके दांतों तले दिलशेर हो। तुम्हें क्या मसला है दिलशेर से? हालांकि वो भाई के हवाले से तुम्हारा जेठ लगता है। इज्जत किया करो उसकी। जेठ है तो क्या करूं? और तुम्हारे भाई को इस बंदे में क्या नज़र आता है जो मुझे छोड़कर हर वक्त इसके साथ चिपका रहता है? ये मुझे जेठ कम मेरी सोतन ज़्यादा लगता है। वो दिलशेर की बात करने पर यूं ही जल भुन जाती थी। तो अब मैं समझी क्यों तुम हर वक्त औरत छेड़ से जलती हो, क्योंकि भाई तुमसे ज़्यादा उसके करीब रहते हैं। मिनल, ऐसा ना हो कि मैं किसी का गुस्सा तुम पर निकाल दूं। मुंह बंद करो और चलो अंदर। तुम चलो, मैं आती हूँ। सर, आपसे कोई मोहतरमा मिलने आई है। कौन मोहतरमा? उसने एक नज़र सामने खड़े अपने मातहत को देखा और फिर फाइल पर झुक गया। सर, वही जो पहले भी आती हैं। वो बंदा खुद डरा हुआ था, जानता था वो उस वक्त पहले ही गुस्से में था। ऊपर से ये लड़की हमेशा सर का दिमाग ख़राब करती थी। तो मैंने तुम्हें क्या कहा था पहले? उसका लहजा मज़ीद तल्ख हुआ। सर, आपने बोला था कि उन्हें वापस भेज दिया जाए। आपको इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं, तो फिर क्यों आए हो? बाहर निकालो उसे। सर, मैंने बहुत कहा, वो मान नहीं रही, ज़िद कर रही हैं, घंटे से वहीं बैठी हैं। सब आने जाने वाले उन्हीं को देख रहे हैं, मगर वो हैं कि हिलने को तैयार नहीं। वो बंदा भी उस लड़की से आजिज़ था, जब भी आती थी उसको डांट पड़वा कर जाती थी। ठीक है, भेजो अंदर। ओके सर। तो अब यूं ख्वार होना पड़ेगा जनाब से मिलने के लिए। वो बिना दस्तक दिए धड़ल्ले से कमरे में चली आई। वो बिना कुछ कहे अपने काम में मसरूफ़ रहा। कितने पहरे लगाओगे? कितना भागोगे मुझसे? जबकि जानते हो कि ये मुमकिन नहीं। वो जो आज हुए वाक़ये की वजह से पहले ही गुस्से में था, ऊपर से ये मुसीबत जाने उसने ऐसे कौन से कबीरा गुनाह किए थे जिनकी सज़ा में ये लड़की उसके सर पर मुसल्लत हो गई थी। आंखें तो अब बेहतर हैं कि देख लिया। अब कुछ मेहरबानी समातों पर भी करें कि ये आवाज़ सुनना चाहती हैं। कितने दिन हो गए हैं रुखे यार की दीद किए हुए। आवाज़ सुने। उसका लहजा शहद था। आवाज़ में चाशनी हद से सिवा थी, मगर सामने वाला हमेशा की तरह पत्थर बना बैठा था। चाहे भरपूर नफ़रत का इजहार ही करो, मगर खुदारा बात तो करो। जब बात नहीं करते हो तो जाने क्यों पराये से लगते हो। मैं पराया ही हूँ मोहतरमा, वो बिना देखे बोला था उसे। कभी इन फाइलों से छुट्टी लेकर इस भागते दौड़ते ज़माने से चुप कर मेरी दुनिया में चलो तो पता चले कि मेरे लिए तो जनाब के सिवा सारी दुनिया पराई है।
औकात ही क्या है इस पूरी दुनिया की जो उसमें ज़ाहिर शाह मीर ना हो। वो दीवानी थी ज़ाहिर शाह मीर की। उसका लफ्ज़ लफ्ज़ निसार था उस बंदे पर, मगर वो हमेशा ऐसे ही रहता था, सर्द और जामिद। या कभी मूड होता तो अच्छे से उसको झाड़ पिलाता था, गुस्सा करता, मगर ऐसा भी कम कम ही होता। ज़्यादातर वो खामोश ही रहता था। वो बोलती थी और वो अपना काम करता था। वो नज़र हटाती ना थी और वो नज़र उठाता ना था। अब अगर तुम्हारा आज का कोटा पूरा हो गया तो तशरीफ़ ले जाना पसंद करोगी? ज़रूरी काम से जाना है मुझे। इस सारे अरसे में एक बार जो उसने निगाह उस पर डाली, शायद ये उसकी तरफ से भरपूर नापसंदीदगी का इजहार था। कितने दिनों बाद तो आई हूँ और साहब हैं कि 2 घड़ी बैठने को तैयार नहीं। ये जो दिल में रहते हैं इतने संगदिल क्यों होते हैं भला? वो भी इतनी जल्दी हरगिज़ नहीं जाना चाहती थी। ज़माने में और भी दुख है मोहब्बत के सिवा। वो अब फाइल समेट रहा था, मतलब वो वाकई जा रहा था। कितने कठोर हो, ज़रा जो कभी नज़र करम कर दो तो क्या बिगड़ जाएगा भला? अंदाज़ भरपूर शिकवा लिए हुआ था। वो बिना जवाब दिए अपनी मोबाइल, गाड़ी की कीज़ और कैप उठाता बाहर निकल गया। इस कुर्रा अर्ज़ पर कुछ चीज़ों की तख्लीक फ़कत इसलिए हुई है कि उनसे शदीद मोहब्बत की जा सके, जैसे कि मेरे लिए तुम्हारा मैं क्या करूं ज़ाहिर शाह मीर? उसने दरवाजे को देखकर कहा, जहां से अभी अभी वो बाहर निकला था। फिर आगे बढ़कर उसका पेन उठाकर पर्स में डाला और कमरे से निकलती चली गई कि अब यहाँ उसका कुछ नहीं था। वो कमरे में लेटा हुआ था। रात उसकी ड्यूटी थी, सो वो आज दिन में घर पर था। वो सोकर उठा। घड़ी दोपहर के 2 बजा रही थी उस वक्त। उसकी नज़र सोफे पर अपनी बुक्स और नोट्स में उलझी मिनहल पर जा रुकी। उनकी शादी को 10 दिन हो चुके थे और इन 10 दिनों में कोई 20 बार वो आपस में उलझ चुके थे। मिनहल को देखते ही उसने अपने साथ होने वाली ज़बरदस्ती याद आने लगती थी। यकीनन उसी ने डैड मीर शाह से कहा होगा शादी के लिए, इसीलिए तो उन्होंने यूं अचानक उसको शादी के ऑर्डर जारी कर दिए थे। उसे आज भी वो दिन याद था जब मीर शाह उसे अपने स्टडी रूम में बुला कर गए थे। अस्सलाम वालेकुम डैड, आपने बुलाया था? हाँ बैठो, कुछ बात करनी है तुमसे, इसलिए बुलाया। शाह मीर ने उसे बैठने का इशारा किया। अल्लाह खैर। उसने दिल ही दिल में खैर की दुआ की। मीर शाह को किसी को भी अकेले स्टडी रूम में बुलाना यूं ही सबकी जान हवा कर दिया करता था। मीर शाह सब बच्चों से बहुत प्यार करता था, मगर उसका हिसाब वो था कि औलाद को खिलाओ सोने का निवाला। मगर देखो, बाज की नज़र से उसकी बात से इनहराफ करने की जुर्रत किसी में नहीं होती थी। इसीलिए सब कोशिश करते कि उनकी ऐसी कोई पेशी मीर शाह के सामने हो ही ना तो अच्छा था। मगर अभी जुरेज को समझ नहीं आ रही थी कि उससे ऐसी क्या गलती सरजद हुई थी जिसके बायस उसको यहाँ बुला लिया गया था। शादी के बारे में क्या सोचा है? वो सीधा मुद्दे पर आया। जी शादी? क्या मतलब डैड? वो तो बौखला ही गया था। शादी मतलब शादी, इसमें ना समझ आने वाली कोई बात है क्या बेटा? डैड ऐसा तो कुछ नहीं सोचा, अभी अभी तो काम पर फोकस है। सो अच्छी बात है, काम करो, खूब दिल लगा कर करो, मगर अब शादी भी कर लो तो कोई हर्ज नहीं। माशाल्लाह से पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है, अच्छी पोस्ट पर हो। वो समझ नहीं पा रहा था इस बात का मकसद, इसलिए खामोश ही रहा। मिनहल के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? एक तो मीर शाह कोई बिना इशारा दिए डायरेक्ट बात करके सामने वाले के पैरों तले से ज़मीन खींच लेता था। जुरेज को सब घूमता लग रहा था। मीर शाह के मुंह से मिनहल का नाम बहुत कुछ वाजे कर रहा था। सब कुछ हाथ से निकलता महसूस हो रहा था। डैड, मैं समझा नहीं आपकी बात। समझे नहीं या समझना नहीं चाहते? इसी बात का डर था जुरेज को, और वही हुआ। तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया मिनहल शाह, तुम्हें डैड को दरमियान में नहीं लाना चाहिए था। वो गायबाना मिनहल से मुखातिब हुआ। तुम्हारी और मिनहल की शादी का सोचा है मैंने। तुम्हें कोई एतराज़? डैड, वो मैं ये कहना चाहता था कि मैं मिनहल से शादी नहीं कर सकता। वो जल्दी से हिम्मत करके बोला। जुरेज, ये मेरा हुक्म है। मीर शाह ने उसकी मर्जी नहीं पूछी थी, सिर्फ अपना फैसला सुनाया था। मीर शाह का हुक्म तो उनके बापों में से भी कोई नहीं टाल सकता था आज तक, तो उसमें कैसे जुर्रत हो सकती थी भला? वहाँ से तो वो चुपचाप उठकर चला आया, मगर जो कहर उसने फार्म हाउस आकर मचाया था, मोमिन और अर्श को मजबूरन ज़ाहिर को फ़ोन करना पड़ा। भाई जल्दी फार्म हाउस पहुँचे, वरना जुरेज कहीं खुद को नुकसान न पहुँचा ले। वो जो किसी इम्पोर्टेंट काम से निकला था सुबह से ही। मोमिन की परेशान आवाज़ पर सब काम छोड़ता गार्ड्स को इशारा करता अपनी लैंड क्रूज़र की तरफ बढ़ा। क्या हुआ है? वो आंधी तूफान बना वहाँ पहुँचा तो मोमिन और अर्श सामने ही नजर आए। होना क्या है? डैड की तरफ से ऑर्डर्स आ गए हैं और ये सब उसी का रिएक्शन है, अर्श ने परेशानी से बताया। इसका मतलब है कि इस बार बचने के कोई चांसेस नहीं। भाई तगड़ी जगह से वारंट जारी करवाए गए हैं, अब जुरेज को कोई नहीं बचा सकता। ज़ाहिर शाह ने बज़ाहिर संजीदगी से कहा, जबकि मोमिन और अर्श उसकी बात का मतलब समझते कहका लगाकर हंस दिए।
चलें, पहले इसको बाहर तो निकालें, दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा, अंदर से ठा-ठा की आवाज़ें आ रही हैं बस। चलो, वो जल्दी से आगे बढ़ा। मोमिन और अर्श ने उसकी तकलीद में कदम बढ़ाए। जुरेज़ ओपन द डोर। उसका लहजा हुक्मिया भरा था मगर जवाब निदार। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि अंदर से चीज़ें पटकने की आवाज़ बंद हो गई थी। तुम्हें क्या लगता है ये दरवाज़ा नहीं तोड़ पाऊंगा मैं? इस बार लहजा पहले से ज़्यादा संजीदा था। कुछ ही सेकंड्स के बाद क्लिक की आवाज़ आई, जिसका मतलब था लॉक खोल दिया गया है। उन तीनों ने एक साथ सुकून का सांस लिया। ज़ाहिर ने नॉब घुमाया तो दरवाज़ा खुलता चला गया, मगर अंदर पैर धरने की जगह न थी। हर तरफ सामान बिखरा हुआ था, जगह जगह टूटे शो पीसेस का कांच था। हर चीज़ तहस नहस कर दी थी उसने। उसका एक हाथ बुरी तरह जख्मी था जिससे खून रिस रहा था। अर्श फर्स्ट एड बॉक्स लेकर अब जल्दी से। बिखरे बाल जो पसीने के बाइस माथे पर चिपके थे, शर्ट के बटन्स टूटे हुए थे। चेहरे पर उस वक्त ऐसा खौफतारी कर देने वाली वहशत थी कि उन्हें तशवीश हुई। सब जानते थे कि कितना जुनूनी था वो। उसका गुस्सा सामने वाले के रोंगटे खड़े कर देता था। ज़ाहिर को ताश तो बहुत आया मगर उस वक्त उसे कुछ कहने से गुरेज करता बचता बचाता आगे बढ़ा। मोमिन भी साथ था। ये क्या हरकत है जुरेज जारून शाह? उसने कड़े तेवरों से इस्तफसार किया। मैं मार दूंगा उसे, बचा लें उसे वरना सच में मार दूंगा। वो बोला तो आवाज़ इंतहाई भारी हो रही थी। मोमिन ने जब से जबड़े भींचे। होश करो, पागल हो गए हो क्या? उठो बाहर चलो। ज़ाहिर ने उसे राम करना चाहा। मैं जान से मार दूंगा उसे या फिर खुद को ख़त्म कर लूँगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो डैड से बात करें। आंखें ऐसी थीं कि जैसे लहू छलक आएगा। मोमिन मौजूद है यहाँ पर, आराम से बात करो। ज़ाहिर ने उसे मोमिन की मौजूदगी का एहसास दिलाया। तुम दोनों मेरे भाई हो ना? अभी इस बात को छोड़ो, बाहर आओ। हाथ जख्मी है तुम्हारा। आप सब मुझे बहला रहे हैं। पता है मुझे, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। वो उस वक्त जैसे पागल हो रहा था। मैं करूँगा बात, जो करना पड़ा मैं करूँगा। तुम जैसा चाहोगे वैसा होगा। अब उठो, मैं ऐसे नहीं देख सकता तुम्हें। मोमिन को बिलाखिर बोलना पड़ा। डैड नहीं मानेंगे। वो यकदम छोटे बच्चों की तरह ज़ाहिर के कंधे से सर टिका गया। थक गया था वो इस सब से। ऐसी थकन थी कि रूह तक सिरायत कर चुकी थी। जब तू जानता है कि वो एक बार फैसला कर लें तो पीछे नहीं हटते तो क्यों खुद को और हमें तकलीफ़ दे रहा है यार? ज़ाहिर ने उसके बाल माथे से हटाए। अर्श भी वहीं पर चला आया था। कुछ देर बाद वो तीनों उसे काफ़ी हद तक नॉर्मल कर चुके थे। अब जाने वो नॉर्मल हुआ था या भाइयों की खातिर पोज कर रहा था इस तरह। वक्त का पहिया इस तेज़ी से घूमा कि बहुत कुछ पीछे छोड़ गया। वो सब बुढ़ापे में, जबकि उनकी औलादें जवानी में कदम रख चुकी थीं। इन गुज़रे सालों में शाह हवेली में जहाँ बहुत सी खुशियों के फूल खिले थे, वहीं बहुत से दीप बुझ भी चुके थे, जिनमें काजिम अली शाह के बाद ज़मान का गम सीने से लगाए अरूसा और उसके 6 साल बाद महराब शाह भी अल्लाह को प्यारे हो गए। कुछ उम्र का तकाजा था और कुछ अजीज़ जान शोहर और फिर बहू बेटे की मौत ने भी जान को बहुत निढाल कर दिया। मगर शाह हवेली में उनकी हैसियत और रुतबा आज भी वैसा था। वो आज भी सबके लिए उतनी ही मोहतरम थी। ज़माने के सर्द गर्म और माहो साल के इस तवील सफ़र में बहुत कुछ बदल गया था, मगर जो नहीं बदला था वो था शाह हवेली के मकीनों का एक दूसरे के लिए प्यार। वो कल भी एक दूसरे के शाना बशाना खड़े थे और आज भी वो एक दूसरे से कंधा मिलाकर खड़े थे। उष्ना, माहिमा, हुरिया, इरहा और फरवा ने बीजान की बातों को इतना सीरियस लिया कि उन्होंने सर तोड़ कोशिशें की और उसका नतीजा ये निकला कि उनके बच्चों ने अपने वालिदैन को भी पीछे छोड़ दिया। वहाँ फ़र्क करना मुश्किल था कि कौन किसका बेटा या किसकी बेटी है, कौन किसका बाप या किसकी माँ है। वो सब बच्चों से यकसां प्यार करते और उनके बच्चे भी उन सब की बहुत इज्जत करते। मीर शाह और उष्ना के यहाँ एक ही बेटा था, ज़ाहिर शाह। मीर जो कि अपने सब कज़न्स में बड़ा था। उष्ना की हालत के पेश नज़र मीर शाह ने हाथ कानों को लगाए। पहले प्रेगनेंसी और फिर डिलीवरी के बाद जो ज़ाहिर ने उसे तंग किया, मीर शाह ने मोहर लगा दी कि बच्चा एक ही अच्छा। जिस तरह वो सारा वक्त उष्ना को अपने साथ बिजी रखता था, मीर शाह के तो सोच कर रोंगटे खड़े हो जाते कि अगर एक दो और बच्चे होते तो उसकी बीवी तो बिल्कुल ही उसे भूल जाती। ज़ाहिर शाह मीर से 4 माह छोटा था। जुरेज़ जारून शाह, वो भी इकलौता था। पहले मिसकैरेज और फिर जुरेज़ की दफ़ा होने वाली कॉम्प्लिकेशंस के बाइस हुरिया दोबारा कंसीव ही नहीं कर पाए और यूं जारून की बेटी वाली ख्वाहिश ही रह गई। जुरेज़ की पैदाइश के 3 माह बाद माहिमा और एहान के यहाँ जुड़वां बेटे दिलशेर और उरद शेर पैदा हुए। दिलशेर और उरद शेर के बाद इरहा मुराद के यहाँ मोमिन मुराद शाह पैदा हुआ। मोमिन के बाद अरमान और फरवा को भी अल्लाह ने अर्श अरमान शाह की सूरत में बेटे से नवाजा और इस बार जारून का मुंह देखने वाला था, क्योंकि उन सब के यहाँ बेटे ही थे। फिर अल्लाह ने उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी मिन्हल मुराद शाह की शक्ल में। जब मुराद और इरहा के यहाँ मिन्हल पैदा हुई तो सारी हवेली में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई, जबकि जारून तो बाकायदा हॉस्पिटल में भंगड़ा डालता रहा।
जबकि ज़ारून ने तो बाकायदा हॉस्पिटल में भंगड़ा डाला था। मिन्हल शाह हवेली में 6 बेटों के बाद पहली बेटी थी, सो वो सबकी बहुत लाडली थी। मिन्हल 2 साल की थी जब ईशल अरमान शाह की शक्ल में एक और बेटी हवेली में आई। वो नन्ही सी परी सबकी जान थी। मीर शाह को सब बच्चों ने डैड, जबकि उष्णा को मामा बुलाना शुरू कर दिया। महिमा को सब मम्मी और रेहान को डैडी। ज़ारून शाह बड़े चाचू और मुराद छोटे चाचू। हुरिया मॉम और इरहा मौसी थी, जबकि अरमान और फरवा उनका जो दिल करता वो बुलाते। वो दोनों सब बच्चों के साथ दोस्तों की तरह रहते थे। इन सब में अपनी स्टडी अपनी मर्जी से जिसका जहाँ दिल किया उसी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। चूँकि उन सब की उम्रों में ज़्यादा गैप नहीं था, सो बिलतरतीब आगे पीछे पढ़ाई से फारिग हुए थे। चूँकि उनके बाप उनके आइडियल थे, सो वो सब उसी लाइन में आए थे।